उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम, मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाली बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर, आखिर तो ये बच्चे हैं। ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं।
धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। एक गांव में मोहनलाल और उसकी पत्नी कमलेश रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मुस्कान और छोटा बेटा रणवीर है। मोहनलाल ने अपनी बेटी का दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद रणवीर भी स्कूल जाने लायक हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि रणवीर का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दूं, लेकिन उसका खर्चा तो बहुत ज्यादा आएगा। हमारा इकलौता बेटा है, हमें इतना तो करना ही होगा। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, इस पर लगाया गया पैसा हमें ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। अरे, हम क्या पैसा साथ लेकर मरने वाले हैं, लेकिन नाम तो हमारा कौशिक ही चलाएगा। ठीक है, मैं इसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करा देता हूँ। रोजाना बस लेने आया करेगी। संध्या भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। वह यह सुनकर बीच में ही बोल पड़ती है। पापा, मुझे भी कौशिक के साथ ही स्कूल जाना है। हम दोनों बहन भाई मिलकर स्कूल जाया करेंगे। कमलेश, तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही फालतू बोलती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी ही तो है, आपकी नहीं है। पापा, मम्मी, आप दोनों मेरे लिए क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, अगर पापा मुझे स्कूल ना ही भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ लूंगी। हाँ, और आगे से ध्यान रखना कि कभी भी मेरे लाडले बेटे की बराबरी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उसके बराबर कभी नहीं आ सकती हो। संध्या चुपचाप अंदर चली जाती है। कौशिक भी रोजाना स्कूल जाने लगता है और संध्या भी स्कूल जाने लगती है। फिर एक दिन सुबह संध्या समय से पहले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और कौशिक अभी तैयार हो नहीं पाता है। संध्या, सुबह सुबह तुझे कुछ काम नहीं है क्या? सिर्फ तैयार होकर बैठ जाती है। इन्हें क्या काम है? इनका तो सहारा भी नहीं है कि बाबू को तैयार तो कर दो। रसोई में भी मेरा हाथ नहीं बटा सकती है। संध्या रसोई में जाकर माँ की मदद करने लगती है। कौशिक बाहर अपने नाश्ते और लंच बॉक्स का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह उछल कूद रहा है। तभी वह गिर जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा लाल नीचे गिर गया। ये संध्या तो इस घर में ही फालतू है, इतना भी नहीं कि भाई का ध्यान रख सके। अरे तुम पैदा ही क्यों होती हो? सिर्फ बाप, भाई और बेटी का ध्यान रखना होता है। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें स्कूल भेजा। अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जब देखो स्कूल जाने की लगी रहती है और घर का किसी भी काम में तेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। सॉरी पापा, मैं आगे से भाई का पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे स्कूल जाने से मत रोको। जो एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं अपना फैसला नहीं बदलता हूँ। संध्या का स्कूल जाना बंद हो जाता है और कौशिक की पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल में चलती रहती है। कुछ साल बाद
संध्या की शादी हो जाती है और कौशिक भी 12th पास कर लेता है। मोहनलाल बैठकर चाय पी रहा है, तभी वहाँ कौशिक आ जाता है। पापा मुझे विदेश जाना है, अब मैं आगे की पढ़ाई अमेरिका से ही करूंगा। बेटा तू हमें छोड़कर कहाँ जाने की सोच रहा है? ओहो पापा, अब ये इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। मुझे विदेश जाना है और अपना भविष्य बनाना है। बेटा मैंने अपना पूरा जीवन तेरे भविष्य बनाने में ही लगा दिया। मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन तुझे वहां भेजने के पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? क्योंकि जितना भी पैसा मैंने कमाया था वो सब तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने में खर्च कर दिया। अब अमेरिका का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पहले से ही अपने खुद के खर्चे कम करके मेरे लिए सेविंग करनी चाहिए थी। अब ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब चाहे ये घर बेच दो, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है। मोहनलाल बेटे के प्यार के आगे हार जाता है और घर बेचकर सारे पैसे कौशिक को दे देता है। मोहनलाल ने कुछ साल किराए के मकान में बिताए और बेटे के लौट आने का इंतजार किया, लेकिन कौशिक लौट कर नहीं आया। तब बहुत मुश्किल से मोहनलाल ने बेटे का नंबर पाकर उसे कॉल किया। कौशिक बेटा तू ठीक तो है? कब वापस आएगा? ओहो डैड, आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, और हाँ, मैं उस सड़ी सी जगह कभी नहीं लौट कर आऊंगा। मेरी जॉब लग गई है और मैंने यहाँ शादी भी कर ली है। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। बेटे से उम्मीद टूटी पाकर मोहनलाल और उसकी पत्नी कमलेश वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अब धन नहीं बचता है। एक दिन मोहनलाल की पत्नी कमलेश की अचानक से मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसका कारण हार्ट अटैक बताया। मोहनलाल अपनी पत्नी के लिए बहुत रोता है और वह अपने बेटे को डरते डरते कॉल करता है। बेटा बेटा, क्यों रो रहे हो? वैसे भी अब यही कहोगे कि आजा, लेकिन पहले ही सुन लो, मेरे लिए मेरे बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मुझे इस जॉब को बचाना होगा। ठीक है बेटा, तुम अपनी जॉब बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। सॉरी पापा, क्या माँ अब इस दुनिया में? हाँ बेटा, पापा जिसको जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन अब आप ही बताओ कि मैं अपने बच्चों का भविष्य कैसे खतरे में डाल दूं? हाँ बेटा, सही बात है। पापा आप चिंता मत करो, मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगा। रहने दो, हम वृद्ध आश्रम में रहते थे, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट जाता है और मोहनलाल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। वह पुरानी बातों को याद करके बहुत रोता है। संध्या अपने बेटे के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में कुछ बांटने आती है और वह अपने पिता की हालत देखकर रो पड़ती है और वह आश्रम के मालिक से बात करके अपने पिता मोहनलाल को अपने घर ले जाने लगती है। संध्या, मैं बेटी के घर का कैसे कुछ खा सकता हूँ? मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। पापा, बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता, लेकिन जो गलती आपने सारे जीवन की, आज भी वही कर रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता है। सिर्फ इतना भेद होता है कि बेटा तब तक बेटा है जब तक कि उसका ब्याह नहीं हो जाता, बेटी जब तक बेटी है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते।